एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई की एकेडमी में। तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया है और इसके हम लोग पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी इसके फर्स्ट 3 लेक्चर में बना चुका हूँ। ये हम 4th लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके पहले हम 3 लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं फटाफट उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे पहले लेक्चर में हम लोग ने देखा था हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअल टाइम में हेल्थ होता क्या है, डिजीज़ कौन कौन से टाइप की होती है, डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ का डेफिनेशन, और एक चार्ट डिस्कस किया था कि कुछ ड्यूरेशन डिजीज़ होती है और कुछ डिजीज़ जो रीज़न से होती है, कुछ मतलब एक्वायर्ड होती है जो हम बाहर से पाते हैं, कुछ हमारी फैमिली मेम्बर से हमें डिजीज़ मिल जाती है जो जीन्स में होती है। फिर हमने इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, फिर अलग अलग कुछ डिजीज़ थी उसके बारे में और उसकी वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, किसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और इसके क्या सिम्टम होते हैं, कॉलेरा था, टाइफाइड हो गया। फिर सम इन्फेक्शन डिजीज़ पढ़ा था कि इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उसके बारे में हो गया था हमारा। फिर हम सब ने इंपॉर्टेंट डिजीज़ पढ़ा था कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ से ज़्यादा सबको फैल रही है। तो उसमें डेंगू पढ़ा था, डेंगू के हमने सिम्टम पढ़े थे, आप देख सकते हो। फिर था स्वाइन फ्लू के सिम्टम वगैरह के बारे में जाना था कि कैसे होती है, क्या इसके हमें प्रिकॉशन करना चाहिए। फिर हमने डायग्नोसिस जाना था कि उसका क्या डायग्नोसिस है। एड के बारे में भी हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो अगर आपने ये सारे लेक्चर देखे नहीं हैं तो आप फटाफट जा सकते हो हमारे इसी की वीडियो के लिंक में, आपको बचे हुए बाकी लेक्चर यानी आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपके इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप पहले वहाँ से उसको चेक कर लो। फिर हमने रेबीज़ के बारे में पढ़ा था, रेबीज़ का इंजेक्शन और इसकी वैक्सीनेशन कैसी होना चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन में लेना चाहिए, और ये हाइड्रोफोबिया क्या होता है, उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है। फिर हम लोग ने कुछ नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ पढ़ा था जो मोस्टली हमें जीन से या बाहर से एक्वायर होती है हमारे मतलब कुछ रीज़न की वजह से, जैसे कैंसर उसमें हुआ करता था, उसके सिम्टम्स और टाइप पढ़े थे। फिर डायबिटीज़ के बारे में भी हम लोगों ने जाना था और लास्ट पर हमने हार्ट डिजीज़ के बारे में जाना था कि हार्ट डिजीज़ क्या होता है, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस है और उसके क्या क्या सिम्टम्स है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन के मिस यूज़ क्या क्या है। तो ठीक है, मेडिसिन के मिस यूज़ ये है कि मतलब देखो बहुत सारे लोग हैं ना, मेडिसिन बस बीमार हुए हैं बस फटाफट उनको मेडिसिन खाना है, तो ऐसा नहीं है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आपको प्रेस्क्रिप्शन ना मिले तब तक आपको मेडिसिन नहीं लेना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। समटाइम्स सम पीपल टेक अ मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, कुछ पीपल होते हैं बस उनको मेडिसिन खाने का मतलब आदत हो जाता है, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाके मेडिसिन उठा के खा लेते हैं बिना डॉक्टर के पूछे। तो इससे क्या होता है, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन हो जाता है। ठीक है, एक्सोरडोज पेन किलर, जब भी ज़रा सा भी कुछ पेन सर्वर दुखा पेन किलर खा लिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है बार बार पेन किलर खाने से। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है, ओवरडोज हो जाता है एंटीबायोटिक्स का। कुछ लोग मतलब ज़रा सा भी कुछ हुआ थोड़ा सा भी तो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, उनको लगता है अरे एंटीबायोटिक्स ही तो है, इससे क्या होता है। बट मे बी एंटीबायोटिक्स है, उससे ज़रूरी नहीं है कि एंटीबायोटिक्स हम हल्के पावर की है ज़्यादा पावर की नहीं है तो उससे हमें कुछ होगा नहीं। वो भी क्या नौशिया वगैरह क्रिएट कर सकती है, मतलब आपको रात को नींद वगैरह नहीं आएगी, आपके पेट में चीज़ यानी छाले वगैरह आ सकते हैं, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन वगैरह स्टार्ट हो सकता है, रशेज़ वगैरह हो जाएंगे, वाइट पैचेस हो जाएगा आपके टंग्स पे, और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोगों के लीवर ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि लीवर डैमेज ज़्यादा इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो लीवर हो जाता है, क्योंकि सारा जो आपका बॉडी का जो इफ़ेक्ट है ना, जो भी आप दवाएं खाते हो उसका जाके इफ़ेक्ट लीवर पे होता है, क्योंकि सारा फिल्ट्रेशन ना हमारे बॉडी का लीवर और किडनी में होता है। तो ठीक है, वहाँ से सबसे पहले इस पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है। जो प्योर बात होती है, पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन इज़ अ वेरी अल्टरनेटिव फॉर दिस स्किल। जैसे जो पुअर पीपल होते हैं ना, कोई मेडिसिन इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है कि उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक्चुअली वो लोग तो 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिसिन तो बहुत दूर की बात हो गई। तो उनके लिए भी एक वे निकला, क्या, जेनेरिक मेडिसिन। अब आप बोलोगे जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, आप लोग ने पहली बार शायद नाम सुना हो, मे भी बहुत लोगों ने सुना भी होगा जेनेरिक और पेटेंट मेडिसिन के बारे में। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है कि जो मेडिसिन होती है वो जो नॉर्मल जनरल मेडिसिन जैसी ही होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है सेम उसी की तरह, बट विदाउट पेटेंट। अब आप बोलोगे पेटेंट क्या है। पेटेंट क्या है कि सपोज़ किसी ने एक दवा बना लिया और उसको नाम दे दिया कि नहीं ये लूज़ मोशन की दवा है, ठीक है, तो वो उसने अपना नाम लिखा लिया, हाँ कि मैंने ये दवा बनाया है। तो अब क्या है, जब दवा की कंपनी को वो दवा बेचेगी ना तो उसमें से कुछ पैसा उसको भी देना पड़ेगा कि भाई उसने नाम लिया। तो फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसी पार्ट की मतलब अलग दवा बनाई है ना, और उसको मतलब किसी का नाम नहीं दिया, बस वो कंपनी ने बना दिया, उसको कोई भी बना सकता है ऐसा उन्होंने बोला और उसको बेचना शुरू किया। तो उससे क्या बहुत सस्ती वो दवा पड़ने लगी, उसका प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जो है मेडिसिन का बहुत लो हो गया और इजीली कोई भी उसको एक्सपेंस मतलब लेने लगा, ख़रीद के खाने लगे, उसका एक्सपेंस कोई भी उठा सकता है और रिसर्च और फार्मूला उसका अवेलेबल हो गया हर किसी के लिए। नहीं तो लोग अपना रिसर्च और फार्मूला छुपा के रखते थे, ठीक है, ये नहीं मैंने बनाई है, मैं इसका फार्मूला किसी को नहीं दूंगा। तो भाई सिर्फ उस एक ही का फार्मूला, तो जैसे कोई सामान के लिए सिर्फ अगर एक ही दुकान है
तो ज़ाहिर सी बात है वो दुकानदार अपनी मनमानी से बेच सकता है, चाहे वो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की क्यों ना बेचे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। उसके बाद जेनरिक मेडिसिन इंडिया में आने के बाद काफ़ी अच्छा लोगों को इफेक्ट मिला। अब जेनरिक मेडिसिन में मतलब इतना कॉस्ट है ना कि सपोज़ मैंने जैसे एक सुना था एक मेडिसिन के बारे में कि उसकी जो कॉस्ट है मतलब अराउंड सम शायद कैंसर की वो थी, कैंसर के लिए वो, तो उसकी 8,000 की वो जो दवा थी वो पेटेंट में थी। अगर आप उसी को जाते अगर उसमें लेने जेनेरिक में तो कुछ आपकी वो 3,000 में आ जाती थी, ठीक है। यानी इतना इफेक्ट हो जाता था, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता था। तो धीरे धीरे लोगों को ईजिली आसानी होने लगी, यानी 10 रुपये की दवा उनको 3 रुपये में अवेलेबल हो गई और वो ईजिली हर जगह से ऑब्टेन हो जाती है लोग उसको। फिर लाइफस्टाइल एंड डिजीज़, अब लोगों के लाइफस्टाइल से वो कैसे डिजीज़ एक्वायर कर लेते हैं। अब बोलोगे लाइफस्टाइल से डिजीज़, हाँ, लाइफस्टाइल इंक्लूड डेली रूटीन एंड टाइप ऑफ फूड। नाउ डेज हैबिट लाइक अ स्टेइंग इन अ बेड, लोग दिन भर बेड पे पड़े रहते हैं, हाँ, उन्हें काम वाम करने का मूड होता नहीं है। मतलब लोग सोचते हैं कि बस घर पे बैठ के काम हो जाए, ऐसा हर कोई सोचता है, किसी के बारे में स्पेशलिटी नहीं है। तो उससे क्या होता है, लोगों के ना लाइफस्टाइल की वजह से उनके प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी प्रॉब्लम हो रहा है, और मॉर्निंग में वो लेट को उठते हैं, ठीक है, और नाइट में बहुत देर तक फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं और देर में सोते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी में चेंज हो जाता है, मतलब आपका ना मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। उससे और फिजिकल एक्सरसाइज करना वरना नहीं चाहते हैं, और फिर उसके बाद कंजम्पशन ऑफ जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना हो सके उनको बस जंक फूड खाने बोल दो, जंक फूड खाते ही रहते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज़ करती हैं बॉडी के ऊपर, और इससे बॉडी क्या हो जाती है, सिक हो जाती है, बीमार हो जाते हैं लोग। क्या हो जाते हैं लोग, बीमार हो जाते हैं। ये फ्रिक्वेंटली बिकम द सिक टू लोअर पीपल शुड फॉलो दिस लाइफ स्टाइल। और आप धीरे धीरे ऐसे ज़्यादातर बीमार हो गए तो आपकी लाइफ स्टाइल में मतलब ये हमेशा के लिए बन जाएगा कि आप हमेशा बीमार रह रहे हो। और इनसफिशिएंट स्लीप, अब आप सिर्फ स्लीप अच्छे से नहीं लोगे, जैसे कि डेली आपको कम से कम 7 घंटे तो सोना ही चाहिए मिनिमम, और 7 घंटे सोने के बाद आपको अच्छा फूड खाना चाहिए, है ना। अच्छा फूड का मतलब ये नहीं कि टेस्टी फूड, आपको मतलब न्यूट्रिएंटिव फूड खाना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबरस फूड, ये सब आप खाओगे ना तो आपकी बॉडी को भी अच्छा हेल्प मिलेगा। और क्या होगा इससे, आप बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ को मतलब बिना रुके कर सकते हो, मतलब इसकी बॉडी आपकी ना फिट एंड फ्री रहेगी, एक्टिव बॉडी रहेगी। तो उसके लिए बहुत सारा अलग अलग वे भी है, जैसे आप योगा आसन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज जाके जिम में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज सुबह जाके जॉगिंग मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। एज़ पर एक अपना रूटीन बना के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि मैं 2 घंटा या 1 किलोमीटर कितना दौड़ सकता हूँ, इतना आपको करना होगा। तो इससे क्या एक्टिवनेस होगी, एक्टिवनेस मतलब जब आपकी बॉडी वर्क करेगी ना तो उसमें से स्वेट निकलता है, और स्वेट में ना, स्वेट्स भी एक तरीके का क्या है, आपकी बॉडी के ना वेस्ट बाहर निकालता है। जो आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ टॉयलेट से बाहर है, आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल स्वेट से भी बाहर आता है। और जब स्किन से स्वेट्स बाहर आता है ना तो आपकी बॉडी बहुत फ्री फील करती है और बहुत एक्टिव हो जाती है। और इससे जब वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी बीमार नहीं पड़ेगी। अब नहीं तो कोई कुछ डब्बा ले लो, उसमें अच्छा खाना भी डालो और गंदा खाना भी डालो, सड़ा खाना भी डालो, तो वो सारा खाना ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से बॉडी में जब हार्मफुल चीज़ बाहर निकाल के आप उसमें यूज़फुल चीज़ डालोगे तो बॉडी एक्टिव रहेगी। प्राणायाम योगा आसन शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट एडवाइस। और ये ऐसा नहीं शुरू हो जाओ बस टीवी में देख के, एक्सपर्ट का कोई एडवाइस लो कि आपकी बॉडी में कैसे है, बॉडी टाइप क्या है, और इस हिसाब से आप ये सब शुरू करो। प्राणायाम और योगासन वीडियोज़ वगैरह इसके अवेलेबल है बहुत सारे यूट्यूब पे, एक बार देख के इसको किसी से एक्सपर्ट से एडवाइस ले लो तो शुरू करो। फिर वैक्सीनेशन की बारी आती है। वैक्सीनेशन इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन डिजीज़। वैक्सीनेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जिसको इंसान बाद में लेकर बहुत परेशान होता है। सपोज़ पहले के लोग वैक्सीनेशन क्या करते थे, लाइक पोलियो का वैक्सीनेशन बहुत फेमस था कि जब बच्चा जब तक 10 साल का है तब तक उसको पोलियो का वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो क्या इंडिया में एक टाइम था, रेट बहुत बढ़ गया था पोलियो का, हर मतलब गांव में 2-4 बच्चे, शहर में मतलब हर जगह पर 1-2 बच्चे मिल जाते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने इसका मतलब बिल्कुल कंपलसरी कर दिया कि नहीं आपको लेने ही है। तो फिर धीरे धीरे जब इसका वैक्सीनेशन लोग लेने लगे, फिर मतलब चिकन पॉक्स का टीका होता था, तो इससे क्या होगा, लोग इस डिज़ीज़ से धीरे धीरे फ्री हो गए। और एक टाइम आ गया कि अपना इंडिया भी बहुत हद तक इस डिज़ीज़ से फ्री हो चुका है। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट, और एक शेड्यूल चार्ट बन जाता था ना कि आपका बच्चा अगर इतने साल का है तो उसको वैक्सीनेशन इतने इतने दिन पर लेना है। तो उससे लोग जाकर जहाँ पे ग्राम पंचायत वगैरह है, नहीं तो घर पर आके लोग वैक्सीनेशन देकर जाते थे। उस चार्ट के हिसाब से एक डेट लिख के चले जाते थे आपके, आपने भी देखा होगा जब छोटे रहोगे कि आपके डोर के बाहर लोग एक डेट लिख के चले जाते कि हाँ हमने इस डेट के इस रूम में या इस फ्लैट में हम वैक्सीनेशन इस बच्चे को कर चुके हैं। तो ये चार्ट वगैरह उनको याद रहता था, ऐसा चार्टिंग वगैरह होती थी। तो जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया एज अ जनरल नॉलेज, कभी आपको एग्ज़ाम वगैरह दो या कोई स्कूल में पूछ लिया, या अक्सर ये
टेस्ट वगैरह में डाल देते हैं टीचर्स। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डिजीज़ मनाया जाता है। 27 अप्रैल जो सितंबर है उसको वर्ल्ड हार्ट डिजीज़ मनाया जाता है। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे होता है। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपको एज अ जनरल नॉलेज के लिए एक बार देख लो, आपको याद हो जाएगा। ऐसा बहुत नहीं है कि बस पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट करके प्लीज़ बता दो कि हाँ सर आप ये चैप्टर पढ़ाओ, तो मैं फटाफट उस चैप्टर को कंप्लीट करने की बात करूँगा। और जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि मैं वो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखूँगा और उसके ईजी लैंग्वेज में आंसर होंगे, है ना, ईजी आंसर होंगे, और उसको मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि इन केस अभी कभी आप चैप्टर पढ़ नहीं पाए और अचानक से टीचर ने बोल दिया कल इसका टेस्ट है, तो आप सोचोगे जाके मैं चैप्टर पढ़ूँ फिर उसमें बोरिंग फिर उसके क्वेश्चन आंसर रट्टा मारूँ। तो नहीं, आपको सिर्फ मेरा एक वीडियो उठाना है जिस चैप्टर का टेस्ट होगा, 10 या 12 मिनट का वो वीडियो होगा। उसमें मैं पूरे क्वेश्चन आंसर को, जितने भी क्वेश्चन आंसर उसके अंदर के हैं या बाहर के हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, जिससे कि आप सिर्फ 15 मिनट के लिए में पढ़ के एक चैप्टर के लिए पूरा फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हो। उसमें कुछ आपको चैप्टर का भी नॉलेज मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर जो टीचर पूछने वाली है उसका नॉलेज तो कंप्लीट मैं आपको दे दूँगा कि जाके आप इजीली अपना, अगर आपका 20 मार्क्स का या 50 मार्क्स का टेस्ट है, 20 मार्क्स का है तो 15 प्लस स्कोर कर सकते हो, और 50 मार्क्स का है तो आप 35 प्लस स्कोर ईजिली कर लोगे सिर्फ 15-20 मिनट का वो वीडियो देखकर। 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का वो हर चैप्टर के लिए मैं बनाऊँगा। वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप इसको शेयर करो। जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद ही मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना शेयर करते हो चैनल को, ताकि आपको वो सीरीज़ जल्द से जल्द मिल जाए। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।